आज के लेसन में हम डिस्कस कर रहे हैं कि कॉपीराइटिंग और मार्केटिंग में टारगेट ऑडियंस किस तरह से एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सोचो एक साइड पर स्किन केयर प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट चल रही है, दूसरी साइड पर शेयर मार्केट या स्टॉक की एड। अब अगर कोई पर्सन फेस कर रहा है पिंपल या कोई और स्किन इश्यू, तो उसका ध्यान किस एड की तरफ जाएगा? नेचुरली स्किन केयर वाली की ओर। लेकिन वही पर्सन जब स्टॉक मार्केट की एड देखेगा तो हो सकता है कि वो उसे इमीडिएटली स्किप कर दे। क्यों? क्योंकि उसे उस टॉपिक में इंटरेस्ट ही नहीं। अब ध्यान दीजिए, दोनों ऐड प्रोफेशनली डिजाइन हुई हो सकती हैं, दोनों में अच्छी खासी लैंग्वेज एंड पावरफुल वर्ड यूज हुए हो सकते हैं। ऐड का हेडिंग, बॉडी पार्ट और सीटीए सब परफेक्ट हो सकता है। मीन्स एक कॉपीराइटर ने कॉपीराइटिंग के ऑलमोस्ट सारे प्रिंसिपल यूज किए होंगे, बट स्टिल एक ऐड के साथ वो पर्सन इमीडिएटली कनेक्ट हो जाता है एंड वहीं दूसरी ऐड उसके लिए बन जाता है एक इररेलेवेंट टॉपिक। तो इसका मतलब ये है कि हर एड हर एक के लिए नहीं बनी होती। एक अच्छी मार्केटिंग कॉपी का मतलब सबसे बात करना नहीं होता, बल्कि राइट पर्सन से बात करना होता है। इसलिए चाहे आप वर्क कर रहे हो एज ए कॉपी राइटर, या कोई बिजनेस या ब्रांड हो, या एक मार्केटर हो, तो हेडलाइन, एडवर्टीजमेंट, इंस्टाग्राम पोस्ट, ईमेल्स या वीडियो स्क्रिप्ट लिखने से पहले खुद से ये क्वेश्चन पूछो कि मैं लिख किसके लिए रहा हूँ। मीन्स मेरी ऑडियंस कौन है, उन्हें क्या चाहिए, क्या पेन पॉइंट है उनके, और इमोशनली ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उन्हें मोटिवेट करती हैं बाय करने के लिए। अगर आपके पास इन सब क्वेश्चंस के आंसर हैं तो आपकी कॉपी राइटिंग बन जाती है स्ट्रॉन्ग वन। वहीं अगर आपको अपनी ऑडियंस की क्लैरिटी ही नहीं, तो चाहे आप कितनी भी प्रोफेशनल या ग्रामेटिकली परफेक्ट कॉपी लिख लो, तो वहां कॉपी राइटिंग साइकोलॉजी फेल हो जाती है। तो चलिए आज के लेसन में हम डीपली समझते हैं इस टारगेट ऑडियंस के कंसेप्ट को। पहले तो ये समझना जरूरी है कि टारगेट ऑडियंस है क्या। कॉपीराइटिंग या मार्केटिंग में टारगेट ऑडियंस वो स्पेसिफिक लोग होते हैं, मींस ऐसे पर्टिकुलर लोगों का ग्रुप होता है जिनके लिए बिजनेस अपने प्रोडक्ट, सर्विस और मार्केटिंग मैसेजेस क्रिएट करता है। ये वो लोग होते हैं जिनको आपके प्रोडक्ट की जरूरत सबसे ज्यादा रहती है, उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, ब्रांड के साथ अच्छे से इंगेज करते हैं और जिनके प्रोडक्ट बाय करने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। अगर कोई कंपनी बेबी डायपर सेल कर रही है तो उसकी टारगेट ऑडियंस होगी मेनली पेरेंट्स, स्पेशली छोटे बच्चों की मदर, क्योंकि उन्हें अपने किड्स के लिए ये प्रोडक्ट की जरूरत रहती है। उसी तरह नाइकी सेल करता है शूज, स्पोर्ट्स वियर और फिटनेस प्रोडक्ट, तो उसकी टारगेट ऑडियंस या जिन्हें हम पोटेंशियल बायर भी कहते हैं हो सकते हैं यंग एडल्ट्स, फिटनेस एंथुसियास्ट, एथलीट या स्पोर्ट्स लवर। इसलिए कंपनी अपनी एडवर्टीजमेंट, सोशल मीडिया कंटेंट, वेबसाइट कॉपी और मार्केटिंग कैंपेन्स मेनली इन्हीं लोगों को ध्यान में रखकर क्रिएट करेगी और यही ग्रुप इस ब्रांड की बन जाता है टारगेट ऑडियंस। अब यहाँ एक और पॉइंट समझें, यंग एडल्ट्स, एथलीट्स, स्पोर्ट्स लवर, इनके अलावा और भी लोग होते हैं जो नाइकी प्रोडक्ट बाय करते हैं, है ना। इसमें आ गए कैजुअल लोग, फैशन बायर्स और टीनेजर एटसेट्रा। क्योंकि बहुत से लोग स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट सिर्फ फैशन, स्टाइल और ट्रेंड के लिए नाइकी सर्विसेज यूज करते हैं। तो यहीं पर टारगेट ऑडियंस डिवाइड हो जाती है दो कैटेगरी में, जिन्हें हम कहते हैं प्राइमरी ऑडियंस और सेकेंडरी ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस का मतलब था मेन लोग जिनके लिए प्रोडक्ट और मार्केटिंग कॉपी बनाई जाती है, क्योंकि बिजनेस की ऑडियंस सिर्फ एक फिक्स्ड ग्रुप तक लिमिटेड नहीं होती। एक प्रोडक्ट को मल्टीपल टाइप के लोग यूज करते हैं, बाय करते हैं। इसलिए बिजनेस ऑडियंस को मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, जिन्हें कहते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी ऑडियंस। तो प्राइमरी ऑडियंस एक तरह से बिजनेस की मेन ऑडियंस ग्रुप होता है। मीन्स वो लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट को बाय करते हैं, फ्रीक्वेंटली परचेज करते रहते हैं, प्रोडक्ट की स्ट्रॉन्गेस्ट नीड को फील करते हैं और बिजनेस के लिए सबसे प्रॉफिटेबल होते हैं। सिंपल वर्ड्स में ये बिजनेस के मोस्ट वैल्यूएबल कस्टमर होते हैं। अब जैसे हमने नाइकी की एग्जांपल देखी, तो उस हिसाब से नाइकी की जो प्राइमरी ऑडियंस है वो बन जाती है एथलीट, फिटनेस एंथुसियास्ट, स्पोर्ट्स लवर और यंग एडल्ट्स। और अगर कॉपी राइटर सपोज एथलीट को टारगेट करके अपनी मार्केटिंग कॉपी लिखेगा तो वो कुछ इस तरह से होगी: पुश योर लिमिट्स, गो बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन, परफॉर्म मोर इफेक्टली और परफॉर्म बेटर, ट्रेन हार्डर। यहाँ पर कॉपी राइटर का सारा फोकस होगा परफॉर्मेंस पर, ट्रेनिंग पर और फिटनेस पर। और अब आगे बात सेकेंडरी ऑडियंस की। ये वो लोग होते हैं जो कभी कभी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, जिनके बाय डिसीजंस इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये ब्रांड के साथ लेस फ्रीक्वेंटली इंगेज करते हैं,
मतलब कभी खरीदते हैं, कभी नहीं खरीदते। तो ये जो लोग हैं, कैजुअल फैशंस बायर, टीनेजर, लाइफस्टाइल कस्टमर, तो ये आ गए इनकी सेकेंडरी ऑडियंस। और अगर कॉपी लिखी जाए इनके लिए तो मैसेजिंग डिफरेंट होगी। यहाँ पे मार्केटिंग कंटेंट कुछ इस तरह से होगा, स्टाइल दैट स्टैंड आउट एवरी डे या स्टाइल दैट मेक्स एन इम्प्रेशन एवरी डे। क्योंकि यहाँ पे मार्केटिंग का मेन फोकस है फैशन, लाइफस्टाइल, ट्रेंड और लुक। अब देखिए, सेम ब्रांड है, सेम शूज हैं, लेकिन जो मैसेज है वो दोनों में डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि दोनों की ऑडियंस डिफरेंट है, बाय करने के रीजन भी अलग हैं और प्रोडक्ट के लिए एक्सपेक्टेशन वो भी अलग हैं। इसलिए कॉपीराइटर को स्पेसिफिक कैंपेन के लिए ऑडियंस को डीपली समझना पड़ता है। तो यहाँ से हमें क्लियर हुआ, एक ही प्रोडक्ट के लिए मल्टीपल मार्केटिंग कॉपी हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द ऑडियंस। एंड ये भी पता लगा कि हर प्रोडक्ट हर किसी के लिए नहीं बना होता, क्योंकि जब ऑडियंस बदलती है तो ज़रूरत, स्ट्रगल एंड इमोशंस वो भी बदल जाते हैं। इसीलिए सक्सेसफुल कॉपीराइटिंग की स्टार्टिंग होती है राइट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करने से, और ये पॉइंट हमने इस एग्जाम्पल से प्रूव कर लिया। लेकिन अब क्वेश्चन आता है, क्यों एक ब्रांड को, एक बिजनेस को ज़रूरत होती है अपनी टारगेट ऑडियंस को जानने की? चलिए अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कोई एबी कंपनी है एंड वो डिफरेंट प्रोडक्ट सेल करती है, जिसके अंदर आ गए टॉयज, मेकअप, प्रोटीन पाउडर और सॉफ्टवेयर। अब सोच कर बताओ कि क्या इन सब प्रोडक्ट को सेम लैंग्वेज, सेम इमोशन और सेम मैसेजिंग के साथ सेल किया जा सकता है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि हर ऑडियंस अलग तरीके से सोचती है, डिफरेंट प्रॉब्लम फेस करती है, उनकी डिज़ायर अलग होती है, उनकी लैंग्वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी डिफरेंट हो सकती है और बाइंग डिसीजन लेने का स्टाइल भी डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक जिम जाने वाला पर्सन प्रोटीन पाउडर बाय करते टाइम बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, मसल गेन, परफॉर्मेंस एक्सेट्रा के बारे में सोच रहा होगा। वही एक मदर अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीदते हुए सबसे पहले सोचेगी उनकी खुशी के बारे में, उनकी सेफ्टी और लर्निंग के बारे में। यहाँ दोनों की बाइंग साइकोलॉजी कंप्लीटली डिफरेंट है। इसलिए एज ए कॉपी राइटर आपको अपनी ऑडियंस को जानना बहुत ज़रूरी है। ऑडियंस क्या सोच रही है, क्या फील कर रही है और किस रीज़न की वजह से बाय करेगी। बिकॉज जब आप अपनी ऑडियंस को डीपली अंडरस्टैंड करते हो तभी आप एक रेलेवेंट मैसेज क्रिएट कर पाते हो, एक कनेक्शन बिल्ड कर पाते हो और बेटर कन्वर्जन ला पाते हो। इसीलिए बिजनेस मार्केटिंग कॉपी बनाते टाइम अपनी टारगेट ऑडियंस को अंडरस्टैंड करने के लिए उनके बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। एंड इस इंफॉर्मेशन को मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज डेमोग्राफिक्स, और इसका मतलब होता है कि ऑडियंस की पर्सनल डिटेल कलेक्ट करना, जिसके अंदर आते हैं एज, जेंडर, एजुकेशन, इनकम, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस एंड लोकेशन एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, एक ब्रांड जिसे मार्केटिंग कॉपी रेडी करनी है अपनी लग्जरी स्किन केयर प्रोडक्ट के लिए, तो उसकी टारगेट ऑडियंस हो सकती है वीमेन जिनकी एज हो 25 से 40, जो मेट्रो सिटीज को बिलोंग करती हो और उनका इनकम स्टेटस हो मिडिल टू हाई। तो वो कलेक्ट करता है ये सारे डेमोग्राफिक्स, क्योंकि उसके हिसाब से ये वीमेन प्रीमियम स्किन केयर प्रोडक्ट अफोर्ड और परचेज करने के हायर चांसेस रखती हैं। सेकेंड आता है साइकोग्राफिक्स। यहाँ कॉपीराइटर समझते हैं अपने ऑडियंस के माइंडसेट को, उनकी साइकोलॉजी को, जिसमें इंक्लूड्स होती हैं इंटरेस्ट, हॉबीज, वैल्यू, लाइफस्टाइल, एटीट्यूड, बिलीव्स और पर्सनालिटी ट्रेट्स। सपोज कीजिए कि 2 लोग हैं, दोनों की एज 25 है और दोनों का इनकम स्टेटस भी सेम है, लेकिन उनका लाइफस्टाइल कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है। एक पर्सनल फिटनेस लवर है, हेल्दी फूड खाता है, जिम जाता है, एक्सरसाइज करता है। दूसरा फास्ट फूड प्रेफर करता है, एक्सरसाइज अवॉइड करता है और गेमिंग में ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। अब दोनों के जो डेमोग्राफिक्स थे, एज, इनकम, वो सेम है, लेकिन जो दोनों की पर्सनालिटी है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। इसलिए मार्केटिंग में साइकोग्राफी जानना भी इम्पोर्टेंट होता है। एंड थर्ड इज बिहेवियर डाटा। ये पॉइंट फोकस करता है कस्टमर की बाइंग हैबिट्स पर, मतलब कस्टमर परचेज करते टाइम किस तरह से बिहेव करता है। तो इसमें इंक्लूड हो गया शॉपिंग फ्रीक्वेंसी, उनकी बाइंग हैबिट्स, ब्रांड लॉयल्टी, ऑनलाइन एक्टिविटी और प्रोडक्ट यूसेज। फॉर एग्जाम्पल, हम देखते भी हैं कि कुछ कस्टमर ऐड देखते ही क्विकली परचेज कर लेते हैं या जिन्हें प्रोडक्ट इमीडिएटली पसंद आ जाता है, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वीक्स तक रिसर्च करते हैं, रिव्यूज कंपेयर करते हैं या सिर्फ डिस्काउंट के टाइम बाय करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक बिजनेस या मार्केटर
अपनी टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करता है। अब पॉइंट आता है कि टारगेट ऑडियंस को समझना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, जब आप अपनी सही ऑडियंस को पहचान लेते हो तो उससे आपको ये 4 बेनिफिट्स मिलते हैं। फर्स्ट इज बेटर मार्केटिंग एफिशिएंसी। अब जब एज ए बिजनेस या कॉपीराइटर आपको क्लियर हो जाता है कि ये मेरी टारगेट ऑडियंस है, तो इससे आपका टाइम और पैसा दोनों बचता है। क्यों? क्योंकि अब आपको क्लियर हो चुका है कि मुझे इस तरह के लोगों को टारगेट नहीं करना, क्योंकि इस कैटेगरी के लोगों की मेरे ब्रांड के कस्टमर बनने के चांसेस बहुत कम हैं। तो एज ए रिजल्ट आपकी जो मार्केटिंग कॉपी है वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है, सही लोगों तक आपकी ऐड पहुंचती है और ओवरऑल मार्केटिंग परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। सेकेंड इज पर्सनलाइजेशन। आज के टाइम में कस्टमर जेनेरिक मार्केटिंग कंटेंट पसंद नहीं करते हैं। मीन्स उन्हें कोई ऐसी एडवर्टीजमेंट या कोई ऐसी मार्केटिंग कॉपी नहीं चाहिए जो जस्ट एक रोबोट की तरह उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रही हो। उन्हें चाहिए पर्सनल कनेक्शन। अब फॉर एग्जाम्पल, जब एक फिटनेस ब्रांड ये मार्केटिंग कॉपी लिखता है, ट्रांसफॉर्म योर बॉडी इन 90 डेज, ये एक जेनेरिक नॉर्मल मार्केटिंग लाइन है। बट अगर वो ये लिखे, टायर्ड ऑफ लूजिंग कॉन्फिडेंस एवरी टाइम यू लुक इन द मिरर, पहले तो इसमें यू आ गया जो कि एक पर्सनल कनेक्शन देता है। सेकेंडली, इससे कस्टमर को फील होता है कि ब्रांड उसे अच्छे से समझ पा रहा है और यहाँ पर ज्यादा ह्यूमन कनेक्शन फील हो रहा है और इसीलिए ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है। थर्ड इज हाई कन्वर्जन रेट्स। जब राइट मैसेज राइट ऑडियंस तक पहुंचता है तो नेचुरली ज्यादा लोग क्लिक करते हैं, इंगेजमेंट भी बढ़ती है और परचेज भी बढ़ जाती है, जो कि ओवरऑल इम्प्रूव करता है कन्वर्जन रेट, कस्टमर ट्रस्ट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब जितना कंपनी ने इन्वेस्ट किया था उसका बेनिफिट उन्हें मिल जाता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज ब्रांड लॉयल्टी। जब कस्टमर को ये फील हो गया कि ये ब्रांड मुझे समझता है तो वो बार बार आपके ब्रांड के प्रोडक्ट को बाय करते हैं, जिससे उनका ब्रांड के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बन जाता है। तो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली में आपके ब्रांड को रेकमेंड भी करते हैं और इससे जो बिजनेस ग्रोथ है वो भी लॉन्ग टर्म होती है और इसी को कहते हैं स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी। तो ये था आज का टारगेट ऑडियंस का कंसेप्ट। गाइस, ये जो ऑडियंस रिसर्च है ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं होती, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है एड परफॉर्मेंस पर, कन्वर्जन पर, बिजनेस ग्रोथ पर। इसलिए टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई करना कॉपी राइटिंग की ऑप्शन नहीं बल्कि एक मेन पार्ट है। और टारगेट ऑडियंस में हमने ये जाना कि हम किस ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन कॉपी राइटिंग में सिर्फ इतना काफी नहीं होता, क्योंकि ऑडियंस ग्रुप बहुत ब्रॉड हो सकते हैं। सपोज अगर हमारे जो टारगेट ऑडियंस है इस टाइम जॉब सीकर है, तो उसमें एक फ्रेशर भी होगा और उसमें एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल भी होगा। जो फ्रेशर है उसके स्ट्रगल अलग हो सकते हैं, लाइक रेज्यूमे बिल्ड करना, कॉन्फिडेंस बूस्ट करना। और वहीं अगर कोई प्रोफेशनल है उसके स्ट्रगल और होंगे, उसे सैलरी हाइक के बारे में टेंशन होगी, वो वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में सोच रहा होगा। तो दोनों की साइकोलॉजी बिल्कुल अलग है और इसी गैप को फिल करने के लिए काम आता है ऑडियंस परफॉर्मा, जिसे हम नेक्स्ट लेसन में कंटिन्यू करेंगे। तो सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।